So, welcome to all of you in this lecture first of solid mechanics. इस लेक्चर फर्स्ट में सॉलिड मैकेनिक्स के हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो सॉलिड मैकेनिक्स की स्टडी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन इस टर्म से कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का क्या होता है, उसमें डिफरेंट जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका क्या मीनिंग है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इस लेक्चर फर्स्ट में। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म दैट इज स्ट्रेस। सो इफ वी वांट टू डिफाइन दिस टर्म स्ट्रेस, सो वी कैन से दैट इफ देयर इज अ बॉडी, ये कोई एक बॉडी है जिसका कोई लेंथ हमने L कंसीडर कर लिया है और इस पर अगर हम लोग कोई टेंसाइल लोड P इंटेंसिटी का अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये कोई एक बॉडी है, उस बॉडी जिसकी की लेंथ कुछ L है और इस पर अगर हम लोग कोई P इंटेंसिटी का टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स के अगेंस्ट में एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यहां पर प्रोड्यूस होगा जिसकी इंटेंसिटी कुछ P डैश होगी। ओके, सो व्हेनेवर वी अप्लाई ए एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी दिस हैविंग लेंथ L, then in the against of this external apply force there is a some P dash intensity resisting force। दिस P डैश जो है ये हमारा क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स है, विच इज अप्लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स। एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है और अगर इस बॉडी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कैपिटल A है तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, दैट इज P डैश अपॉन A। ओके, दैट मीन्स इफ यू वांट टू डिफाइन टर्म स्ट्रेस, सो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जो यहां पर P डैश है वो हमारे पास में क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स और A क्या है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, 10+2 लेवल पर भी पढ़ रखा है, मैंने केवल एक कोई आप लोगों को रिवीजन करवाया है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास में स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, अगर हमने ये P फोर्स का एप्लीकेशन किया और इसकी जो लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ थी, वो कितनी थी हमारे पास में, कैपिटल L थी ओरिजिनल लेंथ। तो अगर इस P फोर्स के एप्लीकेशन करने से हमारे पास में कुछ समथिंग इस बार की लेंथ में एलोंगेशन होता है और ये एलोंगेशन कुछ डेल्टा L लेंथ का होता है, तो अगर हम स्ट्रेन को डिफाइन कर रहे हैं तो स्ट्रेन इज डिफाइन एज चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब कितना हमारा यहाँ पर एलोंगेशन हो रहा है। अगर टेंसाइल फोर्स आप अगर लगा रहे हो, इसको खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो यहां पे क्या होगा, एलोंगेशन होगा। और अगर आप इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो तो इसकी लेंथ क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। तो जो नेट हमारे पास में यहां पर एलोंगेशन हो रहा है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स P, तो अगर आप स्ट्रेन को डिफाइन कर रहे हैं तो दिस इज डिफाइन एज डेल्टा L। डेल्टा L क्या है यहां पर, दैट इज एलोंगेशन ऑफ लेंथ ऑफ दिस बार अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास में कितना है, L। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, टर्म स्ट्रेन हो गया। तो आपको समझ में यहाँ पे क्लियर है कि स्ट्रेन को अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है। और अगर लेंथ की भी आप डायमेंशन देखोगे तो क्या होगा, उसकी यूनिट अगर आप मेजर कर रहे हो तो वो मीटर में होगा, और अगर ओरिजिनल लेंथ है तो उसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो इस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास में जो स्ट्रेन है ये हमारे पास में क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी।
इसकी यूनिट कोई नहीं होगी, लेकिन जब हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन कर रहे हैं तो स्ट्रेस का यूनिट हमारे पास में क्या हो गया, डेट इज ऊपर जो है हमारे पास में एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स है पी डैश, इसका यूनिट न्यूटन हो गया, और ए हमारे पास में क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया जिसका यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया। तो डेट मीन्स अगर स्ट्रेस को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल टर्म थे जो स्ट्रेस स्ट्रेन, इसको हम लोगों ने एक बार क्विक रिवीजन करके समझ लिया। अब इसके आगे के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस है सॉलिड मैकेनिक्स का, वो है जहां से स्टार्टिंग होती है सॉलिड मैकेनिक्स की, वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। इसमें हम लोग बेसिक कई सारी डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एक तरीके से बैकबोन होगी सॉलिड मैकेनिक्स की। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए डक्टाइल मटीरियल। तो डक्टाइल मटीरियल के केस में वी आर कंसिडरिंग हियर माइल्ड स्टील कर्व। ओके, सो इट इज अ वेरी ट्रेडिशनल एग्जाम्पल ऑफ डक्टाइल मटीरियल। तो अगर हम लोग यहां पर इसको ड्रॉ करते हैं और उसको समझते हैं, मैंने वाई एक्सेस पर स्ट्रेस को डिफाइन किया है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं ताकि सारी जो पोजीशन है वो क्लियर इंडिकेट हो पाए इस फिगर में, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको एक एक चीज इसके बारे में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये हमारे पास में वाई एक्सेस हो गई और ये हमारे पास में एक्स एक्सेस हो गई। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर लेते हैं। ये हो गया। देन यहां पर हमने स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर दिया वाई एक्सेस पर, और यहां पर हमने इसको स्ट्रेन को रिप्रेजेंट किया एक्स एक्सेस पर। ठीक है, तो अगर हम लोग माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें और उस पर हम लोग टेंसाइल फोर्स की लोडिंग कर रहे हैं, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बॉडी हमारी डक्टाइल है और उस पर आप अगर टेंसाइल लोडिंग कर रहे हैं तो उसमें किस तरह का फ्रैक्चर होता है, और अगर कोई बॉडी ब्रिटल मटेरियल की है तो उसमें किस तरह का फ्रैक्चर होगा अगर हम उस पर टेंसाइल लोडिंग को एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब बातें हम लोग बाद में करेंगे, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझने ताकि वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर्व को ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मैंने ओरिजिन पॉइंट ले लिया है। तो इन स्टार्टिंग हमको कुछ स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा कर्व नेचर हो जाता है, देन एक पीक पॉइंट आता है, फिर थोड़ा सा लो हो जाएगा कर्व, उसके बाद फिर एक समथिंग मैक्सिमम पीक पॉइंट आएगा इस कर्व का, और उसके बाद फिर से डिके होगा और यहाँ पर मटेरियल में फ्रैक्चर हो जाता है। अब वन बाय वन अगर इन पोजीशन को हम लोग नेमिंग कर दें यहाँ पर, तो हमको ये समझ में आएगा कि कौन कौन सी स्टेजेस इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आ रही हैं। फर्स्ट हम सीजमेंट ले रहे हैं जहां पर बिल्कुल लीनियर नेचर हमको मिल रहा है इन बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन एक्सेस। ओके, तो इस पॉइंट को देखिए, यहां से लेकर ओ से लेकर इस पॉइंट तक हमें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो यहां तक तो हमें ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस पॉइंट को हम लोग ए पॉइंट कह दे रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट व्हेन वी सी दिस कर्व which is a line between stress strain. So we can conclude that the first part of this curve, which is representing by this linear nature of line, that is indicating by 2 points O and A. तो
इस ओ ए सीगमेंट में हमको ये दिख रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्यों आप कैसे कह रहे हो कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन? बिकॉज इस पर्टिकुलर रीजन में ये जो कर्व है वो y इक्वल्स टू mx लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। y इक्वल्स टू mx का मतलब क्या? दैट इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग कांस्टेंट स्लोप। कोई भी स्ट्रेट लाइन होती तो उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, तो उसी तरीके से यहां पर भी क्या है, स्लोप हमारा कांस्टेंट है। तो ए पॉइंट के करस्पॉन्डेंस अगर हम स्ट्रेस को यहां पर लिखते हैं तो इसको मैंने कह दिया सिग्मा ए। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये सिग्मा ए है क्या, इसको बाद में मैं बात करेंगे। और इसी पॉइंट के करस्पॉन्डेंस अगर आप एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दो कुछ इस तरीके से, तो यहां के करस्पॉन्डेंस जो स्ट्रेन होगा ई ए से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, वो हमारा क्या होगा, ए पॉइंट के करस्पॉन्डेंस स्ट्रेन हो गया। तो ये हमारा ए पॉइंट के करस्पॉन्डेंस स्ट्रेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ए पॉइंट के करस्पॉन्डेंस स्ट्रेन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास में आ रहा है। इसके आगे चलते हैं। आपने ये देखा था कि ए पॉइंट के बाद ये स्ट्रेट लाइन नहीं रह गई, इसमें हल्का सा कर्व आ गया, कुछ इस तरीके से कर्व हल्का सा आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कर्व आ रहा है, इस डेडलाइन वाले पॉइंट को हमने एक दूसरा पॉइंट कह दिया, इस पॉइंट को हमने बी कह दिया। ध्यान रखिएगा ए से बी का जो ये रीजन है, जो लाइन आ रहा है, जो कर्व आ रहा है, ये लीनियर नहीं है, ये कुछ थोड़ा सा कर्व हो गया। यानी अब यहां पे एम की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है ना। स्लोप हमारा क्या हो रहा है, बिटवीन ए और बी के चेंज हो रहा है। अब बी पॉइंट के करस्पॉन्डेंस जो हमारे पास में स्ट्रेस है उसको मैंने सिग्मा बी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डेंस जो हमारे पास में स्ट्रेन होगा उसको मैंने ई बी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, देन एक पॉइंट यहां पे मिलेगा हमें, ये मैक्सिमम पीक पॉइंट के बाद वाला पीक पॉइंट है, इसको मैंने कह दिया सिग्मा सी, क्योंकि ये सी पॉइंट हमने ले लिया। और इसी के करस्पॉन्डेंस अगर आप इधर स्ट्रेन वाले एक्सिस पर देखोगे तो हमें सिग्मा सी के करस्पॉन्डेंस स्ट्रेन मिल जाएगा। सी के बाद आप ये देखोगे ये कर्व थोड़ा सा डाउन हुआ है, इसको मैंने डी पॉइंट कह दिया। इसके करस्पॉन्डेंस जो हमारा स्ट्रेस होगा उसको मैंने सिग्मा डी कह दिया। ध्यान रखिएगा ये जो डी पॉइंट है दैट इज अबव फ्रॉम बी पॉइंट एंड लोअर देन सी पॉइंट। जो डी पॉइंट आएगा विच इट इज अ लाई stress corresponding to D point that is lie in between of C point and B point stresses। ठीक है, फिर आपको ये देखिए मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, इसको मैंने कह दिया E पॉइंट, यानी कि इसके करस्पॉन्डेंस जो स्ट्रेस होगा वो सिग्मा E होगा और ये E पॉइंट है। और इसके बाद ये पॉइंट जो है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है, इसको मैंने F पॉइंट कह दिया और इसके करस्पॉन्डेंस जो स्ट्रेस होगा उसको मैंने सिग्मा एफ कह दिया। तो यही हमारे पास में है, ए से लेकर एफ तक पॉइंट्स हैं जो कि इस मटेरियल की पूरी जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यही पूरी कहानी है। अगर आपने इस स्टोरी को समझ लिया तो आपको सॉलिड मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब वन बाय वन हम लोग ये बात करते हैं कि ये ए बी सी डी ई एफ ये पॉइंट्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ओ से ए तक का जो रीजन है, जो ये बीच का स्पेस है, ये हमारा लीनियर स्पेस है, लीनियर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो ओ से ए के बीच का जो प्लेस है इसमें क्या होगा, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, ये y इक्वल्स टू mx लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर नेचर आ रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में। अब ये बात अगर आप देखोगे तो आपको 10+2 लेवल की एक बात याद आ जाएगी, आपने पढ़ा हुआ है कि हुक्स लॉ नाम की एक चीज हुआ करती थी। हुक्स लॉ क्या होता था, हुक्स लॉ ये बताता था कि विद इन इलास्टिक लिमिट, गलत है, इलास्टिक लिमिट नहीं होगा, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कई सारे स्टूडेंट्स, कभी अगर ये पूछा जाता है कि हुक्स लॉ क्या है तो हमेशा वो बताते हैं सर विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नहीं, ये गलत है। विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, देखिए आप खुद आप इस चीज को समझ जाएंगे। हुक्स लॉ का मतलब क्या था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो हमें ए पॉइंट तक ही दिख रहा है ना, ये ए पॉइंट तक दिख रहा है। और ए पॉइंट जो हमारा है वो हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट है, प्रोपोर्शनल
लिमिट पॉइंट, यानी ए पॉइंट तक हमारा क्या होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। बट ए के बाद चूंकि ये कर्व हमारा लीनियर नहीं रहा है, उसके बाद उसमें क्या हो गया, कुछ स्लोप चेंज हो रहा है, इसलिए यहां पर आपका हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। यहां पर स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, ठीक है। बट एक और चीज है, तो क्वेश्चन ये आता है कि ये बी पॉइंट क्या है। बी पॉइंट जो हमारा है वो हमारे पास में है इलास्टिक लिमिट पॉइंट। बी पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट पॉइंट। अब भाई ये बात आती है कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है, पहले तो ये क्वेश्चन आता है इलास्टिसिटी क्या होती है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी को समझने के लिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर कोई बॉडी हमारे पास में ऐसी है, सपोज मैं यहां बना देता हूं, इसमें आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। यहां पर ये हमारे पास में एक ब्लॉक है, इस पर हमने कोई पी फोर्स का एप्लीकेशन किया, ठीक है। ये कोई पी फोर्स हमने अप्लाई किया, इसकी इनिशियल लेंथ जो थी, जैसे हमने पहले वाला एग्जाम्पल लिया था उसी की तरह इसकी इनिशियल लेंथ कुछ एल थी। जब पी फोर्स का एप्लीकेशन किया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा, यानी कुछ, क्योंकि आप टेंसाइल फोर्स अगर लगा रहे हो तो हो सकता है इसमें समथिंग एलोंगेशन आपको देखने को मिले, यानी इसकी लेंथ कुछ डेल्टा एल यूनिट बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी अब टोटल लेंथ एल प्लस डेल्टा एल हो जाए, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, थोड़ी देर तक ये लगाया पी फोर्स और फिर पी फोर्स को हटा दिया। अगर पी फोर्स को हटाते ही, जो एक्सटर्नल फ्लाई फोर्स पी फोर्स आपने लगाया था, उस फोर्स को रिमूव करते ही ये डेल्टा एल जो एलोंगेशन था वो अगर जीरो हो जाए, तो ये नेचर जो मटेरियल का होगा वो नेचर क्या होगा, इलास्टिक नेचर ऑफ मटेरियल होगा। सो इफ एनीवन आस्क व्हाट इज इलास्टिक नेचर ऑफ मटेरियल, देन यू कैन गिव आंसर दैट इफ मटेरियल showing zero deformation in the condition when external applied force is removed, then this nature of material is known as elastic nature of material. Okay, यानी अगर आप एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स को हटाने पर जो उस मटेरियल की लेंथ में जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा था या मटेरियल की डायमेंशन में जो भी चेंज आ रहा था, वो रिमूव करने पर एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स जीरो हो जाता है, तो इस तरह का जो नेचर मटेरियल का होता है वो क्या होता है, इलास्टिक नेचर होता है मटेरियल का, ठीक है। तो अब आप अगर इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आप देख रहे हो, तो हमने क्या किया था, ये भी कुछ वैसी ही कंडीशन है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक माइल्ड स्टील का रॉड लिए हुए हैं और इस माइल्ड स्टील के रॉड पे हम लोगों ने पी लोड लगा रखा है, ठीक है। ये आ रहा है इसमें, ये इसमें क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं ऊपर वाले ही फिगर को आप लोग समझ लीजिए, ये कट रहा है बीच का। तो इस केस में भी वही चीज हो रही है कि हमने माइल्ड स्टील का, ये सपोज मान लीजिए एक बार है और इस बार में आपने क्या किया हुआ है, पी लोडिंग अप्लाई कर रखी है। तो पी लोडिंग जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो जैसे जैसे ये पी लोड आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, पी लोड आपका लगा हुआ है, आप उसका एप्लीकेशन करते जा रहे हो, उसकी वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे उसमें क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो ओ से लेकर ए तक क्या होगा, पी लोड आपने लगाया, इसके अगेंस्ट में क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू पी डैश होगी, ठीक है। अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट कर रखा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप पी की वैल्यू को बढ़ाओगे तो पी डैश की वैल्यू बढ़ेगी, पी डैश की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको पता है सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, पी डैश अपॉन ए होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पी की वैल्यू बढ़ी तो पी डैश की वैल्यू बढ़ी तो सिग्मा की वैल्यू बढ़ी, और सिग्मा की वैल्यू बढ़ी तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर अगर पी डैश की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो यहां पर क्या होगा, पी की वैल्यू के बढ़ने की वजह से डिफॉर्मेशन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और डिफॉर्मेशन की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको पता है कि स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल की वैल्यू बढ़ी तो स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ी। तो कुछ इसी तरीके से आपको ये कर्व मिल रहा है, यानी कि आप यहां पर एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते हुए स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, और उसकी वजह से डिफॉर्मेशन भी बढ़ता जा रहा है, और डिफॉर्मेशन की वजह से हमारा स्ट्रेन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन ओ से ए तक क्या होता है कि स्ट्रेस की वैल्यू जितनी आप बढ़ाते हैं उतना ही स्ट्रेन बढ़ता है, और जैसे ही आप एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स को हटा दोगे वैसे ही क्या हो जाएगा, जो आपके पास में ये डिफॉर्मेशन जो डेल्टा एल हो रहा था वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट भी है और इलास्टिक नेचर भी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ए से ए के बियॉन्ड जाते हो, ए के बियॉन्ड जाते ही आप जैसे ही इस पी फोर्स की वैल्यू को बढ़ाओगे, यानी इस प्रोपोर्शनल लिमिट से ज्यादा सिग्मा ए की वैल्यू जो है उससे ज्यादा आप स्ट्रेस की वैल्यू यहां पर ऑफर करते हो, उस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहता है,
ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहेगा, बट तब भी अप टू बी पॉइंट तक मटेरियल के अंदर इलास्टिक नेचर बना रहता है। यानी ए से बी के बीच में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहेगा, बट अगर आपने इस एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स को रिमूव कर दिया तो स्ट्रेन की वैल्यू तब भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं रहेगा वहां पर। तो इसी वजह से ए से बी तक का जो रीजन है वो प्रोपोर्शनल लिमिट को तो नहीं फॉलो करता है, बट इलास्टिक नेचर को फॉलो करता है मटेरियल के। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अगर एक एक करस्पॉन्डेंस स्ट्रेस की बात करें तो एक एक करस्पॉन्डेंस जो स्ट्रेस होगा डेट इज प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस होगा, यानी सिग्मा ए यहां पर जो है, सिग्मा ए जो है डेट इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस, प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस। और जो सिग्मा बी है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसको मैं ऊपर लेके दे रहा हूं, सिग्मा बी जो है डेट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस, यानी ये डेडलाइन है इलास्टिक नेचर की मटेरियल के। ठीक, अब बी पॉइंट के बियॉन्ड अगर आपने स्ट्रेसेस को बढ़ा दिया, बी पॉइंट के बियॉन्ड आप स्ट्रेसेस को कैसे बढ़ाओगे, पी की वैल्यू को और ज्यादा आपने बढ़ाया तो पी डैश की वैल्यू भी और ज्यादा बढ़ेगी, और वो अगर सिग्मा बी से ज्यादा हो गई यहां पर, यानी सिग्मा की वैल्यू सिग्मा बी से ज्यादा हो गई, तो अब मटेरियल के अंदर इलास्टिक नेचर खत्म हो गया। यानी बी तक का, ओ से लेकर बी तक का जो ये पूरा सीजमेंट आपको दिख रहा है ये इलास्टिक नेचर है मटेरियल का, और बी के बियॉन्ड जो आपको एफ तक का दिख रहा है ये हमारा क्या दिख रहा है, प्लास्टिक नेचर दिख रहा है। यानी बी से एफ तक के रीजन को हम लोग क्या कह सकते हैं, बी टू एफ जो हमारा पास में प्लेस आ रहा है वो क्या है, प्लास्टिक नेचर मटेरियल को बताएगा। ठीक है, प्लास्टिक नेचर बताएगा। प्लास्टिक नेचर का मतलब क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन जहां पे हो जाता है। आपने एक छोटे में खेल खेला होगा, उसमें क्या होता था, पेन की एक स्प्रिंग होती थी, उस पेन की स्प्रिंग में आप क्या करते थे, दोनों एंड पे थोड़ा सा फोर्स लगाते थे और उसको हल्का सा फोर्स लगाते थे तो उसके लेंथ में कुछ एलोंगेशन होता था, फोर्स को आप हटा देते थे तो स्प्रिंग अपनी पुरानी ओरिजिनल लेंथ में आ जाती थी। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आपने क्या किया, धीरे धीरे करके उस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते गए तो क्या होगा, एक लिमिट के बियॉन्ड जाने पर, यानी जब आप फोर्स की वैल्यू इस बी पॉइंट के बियॉन्ड लेके चले जाते हो, उसके बाद आपने अगर फोर्स को हटा भी दिया तो क्या होगा, स्प्रिंग की लेंथ कम होती है बट वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं आ जाती है, वो ओरिजिनल लेंथ से क्या होती है, कुछ ना कुछ थोड़ी जरूर ज्यादा बनी रहती है। वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप बी पॉइंट के अंदर उस पर फोर्स लगा रहे थे तो हमारे पास जो डिफॉर्मेशन हो रहा था वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा था, एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स को हटाया वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ गया। बट बी पॉइंट के बियॉन्ड जब आपने फोर्स का एप्लीकेशन किया तो उस कंडीशन में फोर्स को हटाने के बाद भी उसके लेंथ में जो चेंज था वो रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो बी से लेकर एफ तक का जो ये प्लेस है, ये वही प्लेस है जिसमें अगर आप फोर्स को हटा भी दोगे तो भी इसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा, वो खत्म नहीं होगा, मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो अब आपको ये पॉइंट दिख रहा है सी पॉइंट, और एक पॉइंट आपको दिख रहा है डी पॉइंट। जो सी और डी पॉइंट हैं ये मटेरियल की यील्ड पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, सी और डी पॉइंट हमारे क्या कहलाते हैं, मटेरियल के यील्ड पॉइंट्स कहलाते हैं। इसको मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, C and D points is known as yield points। अब आपको समझ में आ रहा होगा C पॉइंट यहां पे कहां है, ऊपर है, और D पॉइंट क्या है, नीचे है। तो C पॉइंट क्या होगा, that is known as upper yield point and D point is known as lower yield point। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, C से D तक ये एकदम से स्ट्रेस कैसे डाउन हुआ जा रहा है, मटेरियल के अंदर क्या चेंज आ रहा है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखिए कि मटेरियल के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो प्लेन के अकॉर्डिंग है। जैसे एक प्लेन ये है, इस तरीके से मैं इसको यहां पे दिखाता हूं, आप मेरा हाथ देखिए, देख रहे हैं, एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है। ठीक है, तो सी से डी के बीच की कंडीशन क्या होती है कि इन जो प्लेन्स के बीच में स्लीपेज होने लगता है। ठीक है, आप जब सी पॉइंट पर पहुंचते हैं, सी पॉइंट पर जब आपने फोर्सेस को लगाया तो उस कंडीशन में इन एटम्स के बीच में स्ट्रेस की वैल्यू के हाई होने की वजह से स्लीपेज होने लगता है, यानी ये प्लेन्स जो होते हैं ये आपस में इस तरीके से स्लाइड करने लगते हैं। ठीक है, अब कोई भी चीज अगर अंदर से वीक होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा,
उसका रेजिस्टेंस फोर्स क्या होगा, वो कम हो जाएगा। अगर मैं आपको यहां पर खड़ा कर दूं, ठीक है, और आपको मैं आगे की ओर धक्का दूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप तुरंत पीछे की तरफ रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर कर देंगे, जिससे कि आप अपनी जगह पर स्टेशनरी रहेंगे, ठीक है, आप गिरोगे नहीं। लेकिन अगर आपको मैं इस कमरे में लेके आऊं और 10 दिन तक कुछ खाना पीना ना दूं, ठीक है, और उसके बाद एक उंगली लेकर मैं आपको ऐसे धक्का दे दूं, तो आप तुरंत गिर जाएंगे आगे। क्यों? क्योंकि आपको जब खाना पीना नहीं मिला तो उस कंडीशन में क्या हुआ, आपके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स के अगेंस्ट में प्रोड्यूस करने की जो कंडीशन थी, जो पावर थी, वो क्या हो गई, वो वीक हो गई। तो कुछ इसी तरीके से मटेरियल में हुआ कि जब एटम्स के बीच में स्लीपेज यहां पर आ रहा है, तो उस एटम के स्लीपेज की वजह से जो रेजिस्टेंस फोर्स वो अप्लाई कर सकता था एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स के अगेंस्ट में, उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से यहां पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डाउन हो जाएगी। यानी आपने एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स उतना ही लगाए रखा पी इंटेंसिटी का। अगर मैं यहां पर फिगर से बताऊं इसको, तो ये अगर हमारे पास में ब्लॉक था, तो यहां पर क्या होगा, आपने एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स अगर पी लगाया हुआ है तो वो वही मेंटेन है, बट एटम के बीच में जो प्लेन्स है उनके बीच में स्लीपेज की वजह से जो पी डैश की वैल्यू थी वो क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि मटेरियल अंदर से वीक हो गया। तो पी डैश की वैल्यू अगर वीक हुई, पी डैश की वैल्यू अगर रिड्यूस हुई इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की, तो आपको पता है सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, पी डैश अपॉन ए। यानी उस कंडीशन में क्या होगा, पी डैश की वैल्यू लो हुई तो सिग्मा की वैल्यू भी लो हुई। इसी वजह से सी से डी के बीच में आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। बट आप अगर सी के करस्पॉन्डेंस स्ट्रेन देखें और डी के करस्पॉन्डेंस स्ट्रेन देखें, तो आपको साफ दिख रहा है कि डी के करस्पॉन्डेंस स्ट्रेन ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि स्लीपेज तो वहां पे हो रहा है ना, आपने एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स नहीं भी बढ़ाया तो भी स्लीपेज होता जा रहा है दोनों एटम्स के प्लेन के बीच में। इस वजह से वहां पे क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, बट स्ट्रेस की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये सी से डी का प्लेस एक ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में प्लेस है, एक ऐसा रीजन है जहां पर विदाउट इंक्रीजिंग स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो सी पॉइंट है वो हमारा कहलाएगा अपर यील्ड पॉइंट, और डी पॉइंट जो है वो हमारा कहलाएगा लोअर यील्ड पॉइंट। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, सी पॉइंट दिस इज नोन एज अपर यील्ड पॉइंट sorry, and D point is known as lower yield point। ठीक है, तो C point या करस्पॉन्डेंस जो स्ट्रेस हो जाएगा, जो सिग्मा C से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज अपर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, एंड D point या करस्पॉन्डेंस स्ट्रेस दैट इज नोन एज लोअर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। अब आप देखिए D से E के बीच में फिर से आपको दिख रहा है कि E पॉइंट का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और E का तो ये मैक्सिमम पीक पॉइंट है इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। अब ये D से E के बीच क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से स्ट्रेस की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ानी पड़ रही, तब जाके थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ रहा है? इसके पीछे क्या लॉजिक है उसको समझ लीजिए। डी से ई के बीच का जो प्लेस कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग, क्यों इसे स्ट्रेन हार्डनिंग बोला गया इसको समझ लीजिए। डी से ई के प्लेस के बीच का जो ये नेचर है, इसको स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों बोला गया है उसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए होता क्या है, मटेरियल के अंदर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होता है, डिसलोकेशन के मोशन की वजह से होता है। जब हम सी से डी, मैंने आपको बताया सी से डी के बीच में क्या हो रहा है, एटम्स के बीच में स्लीपेज हो रहा था जिसकी वजह से एलोंगेशन हो रहा था। अब इस स्लीपेज की वजह से एक साथ कई सारे डिसलोकेशन मूव करने लगते हैं मटेरियल के अंदर। ठीक है, जब कई सारे डिसलोकेशन एक साथ एक नैरो पाथ में मूव करते हैं तो उस कंडीशन में मटेरियल के अंदर एक ट्रैफिक जाम की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। ये कुछ वैसे ही है कि कोई एक पतली रोड है और उस पतली रोड पर हम 3 गाड़ियों को पैरेलल एक साथ लेके जा रहे हैं। अगर एक सिंगल गाड़ी होगी वो उस पतली रोड पर स्मूथली चलती चली जाएगी, 2 गाड़ियां होंगी पैरेलल में जाएंगी तो भी वो स्पीड थोड़े से रिस्ट्रिक्शन करके आगे मूव कर जाएंगी। बट अगर कोई पतली सी रोड पर आपने 3 गाड़ियां पैरेलल में एक ही डायरेक्शन में मूव करा दी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रैफिक जाम की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये गाड़ियां आपस में एक दूसरे में फंस जाएंगी और रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। कुछ वैसे ही मटेरियल के अंदर भी कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जब एक साथ कई सारे डिसलोकेशन एक नैरो पाथ में मूव करने लगते हैं तो वहां पर भी ट्रैफिक जाम की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब इन डिसलोकेशन को मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और भी ज्यादा स्ट्रेस
प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे कि ट्रैफिक जाम को खोलने की कंडीशन में आपको पीछे से जेसीबी मशीन से धक्का देना पड़ेगा, तब जाके वो गाड़ियां जो आपस में फंसी हुई हैं वो बाहर निकल पाएंगी। कुछ वैसे ही हमारे मटेरियल के अंदर होगा। इन डिसलोकेशन को मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उस कंडीशन में ही ये डिसलोकेशन मूव कर पाएंगे और हमारा डिफॉर्मेशन हो पाएगा, एलोंगेशन हो पाएगा। इसी वजह से यहां पर हमने कहा है कि स्ट्रेन बड़ी मुश्किल से हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, तो स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होगा, आपको डी से ई के बीच में दिख रहा है कि बड़ी मुश्किल से यहां पर स्ट्रेन हमारा देखने को मिल रहा है। यानी कि एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स जो पी हम लगा रहे थे उसकी वैल्यू को हमने बढ़ाया, यानी पी डैश की वैल्यू ज्यादा बढ़ी। इसी वजह से हमारे पास में जो सिग्मा की वैल्यू, जो स्ट्रेस की वैल्यू थी, वो भी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये डी से ई का जो हमारे पास में ये रीजन है, ये स्ट्रेन हार्डनिंग कहलाएगा। आफ्टर ई आप देखिए फिर से हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू डाउन हो रही है, एलोंगेशन हो रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले तो ई पॉइंट को समझ लीजिए। ई पॉइंट जो हमारा है दैट इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ठीक है, मैंने इसको अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट क्यों कहा, क्योंकि ध्यान से देखिए आप, इस पूरे कर्व में सबसे पीक पॉइंट कहां है स्ट्रेस का, ई पॉइंट पर है। ठीक है, और ई पॉइंट के बाद आप देखिए स्ट्रेस की वैल्यू डाउन होती जा रही है। ठीक है, ई पॉइंट के बाद स्ट्रेस की वैल्यू डाउन होती जा रही है। डेट मींस क्या हो रहा है, मटेरियल अंदर से फिर से वीक हो रहा है। और मटेरियल अंदर से जो वीक हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अल्टीमेट पॉइंट, यानी ये हमारी क्या थी, मटेरियल की डेडलाइन थी, जिसको क्रॉस करने के बाद मटेरियल फ्रैक्चर की ओर टेंस हो रहा है। तो इसी वजह से ई पॉइंट को हमने क्या कहा है, अल्टीमेट पॉइंट बोला है, और इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को बोला अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। तो इसको नोट कर लीजिएगा, जो सिग्मा ई है दैट इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ई पॉइंट के बाद जो मटेरियल्स के अंदर बॉन्ड होते हैं, अगर आप ई पॉइंट के बाद भी आप एक्सटर्नल फ्लाई फोर्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मटेरियल के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं। और जब मटेरियल के अंदर बॉन्ड्स ब्रेक होने लगेंगे तो मटेरियल अंदर से वीक होगा, और जब मटेरियल अंदर से वीक होने लगेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो रेजिस्टिंग फोर्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। और रेजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी, यानी पी डैश की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी, तो हमारे पास में सिग्मा की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी वैल्यू हमारी क्या होगी, ये वैल्यू भी हमारी डिक्रीज होने लगेगी। इसी वजह से आपको दिख रहा है ई से एफ के बीच में ये स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है। लेकिन बॉन्ड्स ब्रेक होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन क्या होगा, वो बढ़ता चला जा रहा है। और लास्ट में एफ पॉइंट पर मटेरियल में क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, मटेरियल टूट जाता है। तो एफ पॉइंट के करस्पॉन्डेंस जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस, और एफ पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझ में आ गया होगा, जो इसमें मैंने डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में बताया, उनके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस के बारे में बताया है। ठीक है, अब इसी पर बेस कई सारी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि गेट में आया है, डायरेक्ट इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है, इन्होंने इस क्वेश्चन में एक फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, और ये फिगर कुछ नहीं है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ही फिगर है। ठीक है, मैं इसको मिटा के उस क्वेश्चन को बता रहा हूं, आप लोगों ने इसको नोट कर ही लिया होगा। अब आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया है, और आप डायरेक्ट जो मैंने आज का ये लेक्चर आपको बताया है, अगर वो आपने कायदे से पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये गेट 2014 में आया है क्वेश्चन, गेट 2014 में है ये आया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास में है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इन्होंने बना दिया है, और इतने प्लेस को इन्होंने जूम करके फिर से दिखाया है, और इस जूमिंग में इन्होंने इसको कुछ इस तरीके से बताया है। ठीक, इसमें नेमिंग कर दी है इन्होंने, इस पॉइंट को P कहा है, इस पॉइंट को Q कहा है, इसको R कहा है, और इसको S कहा है। ठीक, और आपसे ये पूछा है कि ये PQRS
हैं क्या यहाँ पर, ठीक है। पी क्यू आर एस यहाँ पर क्या है इसके बारे में आपको पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको जो ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, मैचिंग का ये क्वेश्चन है, उसमें ये दे रखा है, ये अपर लिमिटेड स्ट्रेस है, अपर यील्ड पॉइंट है, ठीक है। अपर यील्ड पॉइंट इसमें कौन सा होगा, अपर यील्ड पॉइंट एस, लोअर यील्ड पॉइंट ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट हो गया, लोअर यील्ड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट दिया है, इलास्टिक लिमिट दिया है, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट। आपको ये बताना है, ये मैचिंग करनी है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट है। तो आपको पहले ही पता है कि इस प्लेस में, इतने बड़े प्लेस में ये सारी चीजें पूरी कहानी दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा, सबसे पहले हमारी कौन सी आता था प्लेस, प्रोपोर्शनल लिमिट आती थी। तो यहां पर आपको पता है जो सबसे पहला पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट हमारे पास में क्या होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट, ये कहीं यहां पर होगा, उसके पहले ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। क्यू के बाद, पी से क्यू के बीच में हल्का सा कर्व होगा। प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था हमारे पास में, इलास्टिक लिमिट पॉइंट। तो हमारे पास में क्यू कौन सा पॉइंट हो गया, इलास्टिक लिमिट पॉइंट हो गया। आर पॉइंट कहां है, यहां पर दिया हुआ है, तो आपको पता है ये कौन सा था, अपर यील्ड पॉइंट था। तो आर हमारा क्या हो गया, अपर यील्ड पॉइंट हो गया। और एस यहां पर है, तो एस हमारे पास में क्या हो गया, लोअर यील्ड पॉइंट। तो ये सिर्फ आपको, अगर माइल्ड स्टील का जो मैंने अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया हुआ है, अगर वो आता है तो आप आसानी से इस प्रॉब्लम को कर लोगे। डायरेक्ट केवल उसी फिगर के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे हैं। ये मैंने आपको बताया, ये तो गेट का क्वेश्चन था, ठीक है। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें भी कुछ यही पूछा गया है। आपके पास में 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी डायरेक्ट इसी फिगर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्डिंग एंड फेलियर। प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्डिंग एंड फोर्थ वन दैट इज फेलियर। अब आपसे कह रहा है कि इसको आप सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, तो बड़ा आसान है। सबसे पहले आपके पास में क्या आता है, आपको पता है इन चारों में सबसे पहले कौन सा आएगा, इलास्टिक लिमिट आएगा। इलास्टिक लिमिट के बाद क्या आएगा हमारे पास में, मैंने गलत बोल रहा हूं, इलास्टिक लिमिट के पहले हमारे पास में क्या आएगा, प्रोपोर्शनल लिमिट। तो फर्स्ट वन हमारे पास में प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास में, इलास्टिक लिमिट। फिर इलास्टिक लिमिट के बाद क्या आएगा, मटेरियल में यील्डिंग आती है। मटेरियल में यील्डिंग के बाद अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आता है, बट अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट इसमें नहीं दिया हुआ है। और अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के बाद क्या आएगा, लास्ट में सबसे फेलियर आएगा। तो ये इसका सीक्वेंस हो गया। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक में सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट दिया हुआ है, एक में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया हुआ है, एक में फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट दिया है। तो आपने अगर केवल कर्व पता है तो आप डायरेक्ट इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये एक आपके पास में प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से इसमें दिए हुए हैं, मुझे दिख रहे हैं। आप भी अगर इसमें देखेंगे अपने गेट की इंजीनियरिंग सर्विसेज की बुक में, तो आपको भी कई सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। मैं ऐसा करूंगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर मैं लेक्चर 2 लूंगा, तो उसमें मैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर एक तो ये आ जाता है कि डायरेक्ट ये प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि टफनेस है, मेलेबिलिटी हो गई, ठीक है, डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।